स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे कोई ऑनलाइन सिस्टम, मतलब कोई ऐप या वेबसाइट, कुछ शुरुआती यूजर से बढ़कर लाखों लोगों को संभालने लायक बनता है। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जो इस तकनीकी सफर के उतार चढ़ाव पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो मकसद ये है कि इन स्रोतों से निचोड़ निकालें। वो क्या अहम कदम हैं, क्या बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है जब एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े मजबूत सिस्टम में तब्दील होती है। तो जाहिर है, शुरुआत बहुत सीधी सादी होती है। एक अकेला सर्वर, सब कुछ एक ही कंप्यूटर पर। बिल्कुल, एकदम शुरू में सोचिए, एक ही मशीन है जिस पर आपका वेब ऐप चल रहा है, आपका डेटाबेस है, कैशिंग भी शायद वहीं हो रही है, सब कुछ एक डब्बे में। लोग आपकी साइट का नाम टाइप करते हैं, जैसे api.mysite.com। डीएनएस उन्हें उस अकेली मशीन का आईपी एड्रेस देता है और उनका ब्राउज़र या मोबाइल ऐप सीधे उसी मशीन से एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर जवाब में एचटीएमएल पेज या जेसन डेटा भेज देता है। बहुत सरल। और ये ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है? मतलब वेब ब्राउजर से या मोबाइल ऐप से शुरुआत में? हाँ, दोनों ही जगह से आ सकता है। वेब ऐप में तो सर्वर साइड भाषाएं होती हैं, जैसे जावा, पाइथन वगैरह, और क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र में चलने वाली एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट होती है। मोबाइल ऐप भी सर्वर से बात करने के लिए आमतौर पर एचटीटीपी ही इस्तेमाल करते हैं, और डेटा लेने देने के लिए जेसॉन फॉर्मेट काफ़ी चलता है क्योंकि वो सिंपल है। पर ये सादगी ज़्यादा दिन नहीं चलती। जैसे यूजर्स बढ़ने लगते हैं तो पहला बड़ा कदम जो अक्सर लिया जाता है वो है डेटाबेस को अलग करना। ये क्यों ज़रूरी है? हाँ, ये पहला अहम मोड़ है। देखिए, जब वेब ऐप और डेटाबेस एक ही मशीन पर होते हैं तो वो एक दूसरे के रिसोर्स के लिए compete करते हैं। सीपीयू, रैम, डिस्क, आईओ, सब कुछ। डेटाबेस को एक अलग समर्पित सर्वर पर ले जाने से आप वेब टियर, जो यूजर रिक्वेस्ट संभालता है, और डेटा टियर, जो डेटा स्टोर करता है, को आज़ाद कर देते हैं। अच्छा। अब मान लीजिए वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया, तो आप सिर्फ वेब सर्वर बढ़ा सकते हैं। अगर डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप डेटाबेस सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं। एक दूसरे पर असर नहीं पड़ता। ये बात तो है। मतलब दोनों को अलग अलग स्केल कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो डेटाबेस अलग हो गया। अब सवाल आता है, कौन सा डेटाबेस? नोट्स में रिलेशनल मतलब एसक्यूएल वाले और नॉन रिलेशनल यानी नो एसक्यूएल, इनका जिक्र बार बार है। इनमें बुनियादी फर्क क्या है और चुनाव कैसे करें? हाँ, ये एक बड़ा फैसला है और इस पर काफी बहस भी होती है। रिलेशनल डेटाबेस जैसे माइएसक्यूएल, पोस्टग्रेस, ये बहुत पुराने और आजमाए हुए हैं। इनमें डेटा बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से टेबल्स और रोज में रखा जाता है, जैसे कोई एक्सेल शीट समझ लीजिए। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है एसक्यूएल भाषा, जिससे आप अलग अलग टेबल से जुड़ा डेटा आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब जॉइन ऑपरेशन कर सकते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी की गारंटी भी अच्छी होती है। ठीक है। और नो एसक्यूएल? दूसरी तरफ है नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें बहुत वैरायटी है, कसांड्रा, मोंगोडीबी, रेडिस वगैरह। कुछ की वैल्यू स्टोर हैं, कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर, कुछ कॉलम फैमिली स्टोर। इनमें डेटा रखने का तरीका ज्यादा लचीला होता है। स्ट्रक्चर पहले से तय होना जरूरी नहीं। अच्छा। पर इनमें आमतौर पर वो जटिल जॉइन ऑपरेशंस आसानी से नहीं होते जो एसक्यूएल में होते हैं। कि नो एसक्यूएल क्यों चुनते हैं लोग? क्या सिर्फ लचीलेपन के लिए? लचीलापन एक कारण है, खासकर जब डेटा का स्ट्रक्चर पक्का ना हो या बार बार बदलता हो। पर मुख्य वजह अक्सर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी होती हैं। जब आपको बहुत तेजी से डेटा चाहिए, मतलब लो लेटेंसी, या जब डेटा बहुत ज्यादा हो, मतलब बिग डेटा स्केल पर, या आप सिर्फ जेसन जैसे डॉक्यूमेंट स्टोर और रिट्रीव कर रहे हो, तब नो एसक्यूएल डेटाबेस अक्सर एसक्यूएल से बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि डेटा कंसिस्टेंसी की गारंटी थोड़ी कम हो सकती है। डिपेंड करता है कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस है और कैसे कॉन्फ़िगर किया है। समझ गया। तो परफॉर्मेंस और स्केल के लिए नो एसक्यूएल बेहतर हो सकता है, पर कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ता है। अब सिस्टम पर लोड और बढ़ रहा है, तो इसे संभालने के दो रास्ते बताए गए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सीधे शब्दों में ये क्या है? हाँ, तो वर्टिकल स्केलिंग, जिसे स्केल अप भी कहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी मौजूदा मशीन को ही और शक्तिशाली बना रहे हैं। ज्यादा रैम डाल दी, तेज सीपीयू लगा दिया, बेहतर डिस्क लगा दी, मशीन वही पर ताकतवर। अच्छा। ये करने में आसान लगता है, बस एक मशीन को अपग्रेड करना है। लेकिन इसकी सीमा है, एक मशीन को आप कितना ही पावरफुल बना लेंगे। और सबसे बड़ा खतरा, अगर वो अकेली सुपर मशीन फेल हो गई तो पूरा सिस्टम ठप, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हाँ, ये तो रिस्क है। तो दूसरा तरीका, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी स्केल आउट।
इसका मतलब है ज्यादा मशीनें जोड़ना। एक बड़े सर्वर की जगह आप कई छोटे या मीडियम साइज के सर्वर इस्तेमाल करते हैं। एक की जगह 2, 4, 10, 100 जितने चाहिए। ज्यादातर बड़े सिस्टम इसी तरीके से स्केल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिडंडेंसी होती है। अगर एक मशीन फेल भी हो जाए तो बाकी चलती रहती हैं, यूजर को पता भी नहीं चलता। ये ज्यादा भरोसेमंद है और इसकी स्केलिंग की कोई ऊपरी सीमा नहीं है सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में जब कई वेब सर्वर हो जाते हैं तो आने वाले ट्रैफिक को उन सब में बांटा कैसे जाता है? यहीं पर लोड बैलेंसर का रोल आता है ना। बिल्कुल सही। लोड बैलेंसर यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट्स लोड बैलेंसर पर आती हैं और वो उन्हें पीछे चल रहे वेब सर्वर के ग्रुप, जिसे सर्वर पूल कहते हैं, में बराबर या किसी नियम के हिसाब से बांट देता है। अच्छा। यूजर अब सीधे वेब सर्वर से नहीं जुड़ते, वो लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस से जुड़ते हैं। वेब सर्वर खुद प्राइवेट नेटवर्क में रहते हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिर्फ ट्रैफिक बांटना या कुछ और भी? नहीं, ट्रैफिक बांटना तो है ही, पर फायदे और भी हैं। पहला, हाई अवेलेबिलिटी। अगर कोई एक वेब सर्वर डाउन हो जाता है तो लोड बैलेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है और उस पर ट्रैफिक भेजना बंद कर देता है। रिक्वेस्ट सिर्फ हेल्दी सर्वरों पर जाती हैं, यूजर का काम नहीं रुकता। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और दूसरा बड़ा फायदा है स्केलेबिलिटी। मान लीजिए अचानक ट्रैफिक बढ़ गया, तो आप बस सर्वर पूल में और वेब सर्वर जोड़ दीजिए। लोड बैलेंसर अपने आप उन्हें रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देगा। ट्रैफिक कम हो जाए तो सर्वर हटा दीजिए। ये बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है सिस्टम को। ठीक है, तो वेब सर्वर वाला हिस्सा अब ज्यादा मजबूत और स्केलेबल हो गया लोड बैलेंसर से। लेकिन डेटाबेस तो अब भी अकेला है, वो अलग सर्वर पर है तो एक ही। अगर वो फेल हो गया तो सब गया। सही पकड़ा। वेब टियर को स्केल करने के बाद अगली चिंता डेटा टियर की ही होती है। और हाँ, अगर आपका अकेला डेटाबेस सर्वर डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। इसके लिए इस्तेमाल होती है डेटाबेस रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ये क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब है आपके डेटा की कॉपी बनाना और उसे अलग अलग सर्वर पर रखना। सबसे आम तरीका है मास्टर स्लेव सेटअप। इसमें एक मास्टर डेटाबेस होता है। सारे लिखने वाले काम, मतलब नया डेटा डालना, बदलना, अपडेट, मिटाना, डिलीट, ये सब सिर्फ मास्टर पर होते हैं। ओके। फिर कई स्लेव डेटाबेस होते हैं। ये स्लेव लगातार मास्टर से डेटा की कॉपी करते रहते हैं और ये स्लेव सिर्फ पढ़ने वाले काम, रीड ऑपरेशन संभालते हैं। अच्छा, तो लिखने का काम मास्टर पर, पढ़ने का काम स्लेव्स पर। हाँ, ज्यादातर। क्योंकि अक्सर वेबसाइट्स या एप्स पर लिखने से कहीं ज्यादा पढ़ने का काम होता है। लोग कंटेंट देखते ज्यादा हैं, बनाते कम हैं। तो रीड रिक्वेस्ट्स को कई स्लेव्स में बांट देने से मास्टर पर लोड कम हो जाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी सुधर जाती है। परफॉर्मेंस के अलावा इसके और क्या फायदे हैं? मतलब फेलियर से बचने में कैसे मदद करता है ये? बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है विश्वसनीयता और उपलब्धता। डेटा की कई कॉपी अलग अलग सर्वर पर हैं, तो अगर कोई एक सर्वर, मान लीजिए कोई स्लेव हार्डवेयर फेलियर की वजह से डाउन हो जाता है, तो भी आपका डेटा सुरक्षित है दूसरी कॉपीज में, और रीड रिक्वेस्ट दूसरे स्लेव्स या मास्टर पर भेजी जा सकती हैं। सिस्टम चलता रहता है। लेकिन अगर मास्टर ही फेल हो जाए तो? क्योंकि लिखने का काम तो वहीं हो रहा है। हाँ, ये थोड़ी मुश्किल स्थिति है। अगर मास्टर फेल होता है तो आपको किसी एक स्लेव को प्रमोट करके नया मास्टर बनाना पड़ता है। हाँ, ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक भी हो सकती है, पर इसमें कुछ चुनौतियां हैं। हो सकता है जिस स्लेव को प्रमोट किया जा रहा है वो मास्टर से थोड़ा सा पीछे हो, मतलब रेप्लिकेशन में कुछ मिलीसेकंड या सेकंड की देरी हो सकती है। तो इस प्रमोशन के दौरान कुछ लिखने वाले ऑपरेशन फेल हो सकते हैं। ये डेटा में थोड़ी देर के लिए असंगति, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, जिसे बाद में ठीक करना पड़ता है। ये मास्टर फेल ओवर प्रक्रिया अक्सर सिस्टम डिजाइन का एक कॉम्प्लेक्स हिस्सा होती है। अच्छा, समझ गया। मतलब ये मुमकिन है पर आसान नहीं। खैर, अब सिस्टम फेलियर को बेहतर झेल सकता है, परफॉर्मेंस भी सुधर गई, लेकिन यूजर्स को तो स्पीड भी चाहिए। वेबसाइट या ऐप धीमे नहीं लगने चाहिए। यहीं पर कैशिंग और सीडीएन का जिक्र आता है ना? हाँ, बिल्कुल। सिस्टम को मजबूत बनाने के बाद अगला फोकस स्पीड पर ही होता है, और इसके लिए कैशिंग और सीडीएन दो बहुत ज़रूरी तकनीकें हैं। पहले कैश की बात करते हैं। कैश एक तरह की बहुत तेज़ अस्थायी मेमोरी होती है। अक्सर ये रैम में होती है।
इसमें हम वो डेटा रखते हैं जो बार बार मांगा जाता है या जिसे कैलकुलेट करने में काफ़ी समय या रिसोर्स लगते हैं। जैसे किसी पॉपुलर यूजर की प्रोफाइल या किसी भारी डेटाबेस क्वेरी का नतीजा। अगली बार जब वही रिक्वेस्ट आती है तो हम डेटाबेस तक जाने के बजाय सीधे कैश से ही उसे फटाफट लौटा देते हैं। वेब सर्वर पहले कैश में देखता है, डेटा मिला, बहुत बढ़िया, यहीं से वापस भेज दो। नहीं मिला, ठीक है, डेटाबेस से लाओ, उसे कैश में भी रख दो अगली बार के लिए और फिर यूजर को भेजो। इसे रीड थ्रू कैश कहते हैं। अच्छा। इससे डेटाबेस पर लोड बहुत कम हो जाता है और यूजर को जवाब बहुत तेजी से मिलता है। पर कैशिंग में कुछ दिक्कतें भी होंगी। नोट्स में स्टील डेटा यानी बासी डेटा और कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता बनाए रखने जैसी बातें थी। हाँ, ये कैशिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, स्टेल डेटा, मतलब अगर डेटाबेस में डेटा बदल गया है लेकिन कैश में पुरानी कॉपी पड़ी है तो यूजर को गलत जानकारी मिल सकती है। इससे बचने के लिए आपको कैश के लिए एक एक्सपायरी पॉलिसी सेट करनी पड़ती है कि कैश में रखा डेटा कितनी देर बाद अपने आप हट जाएगा, या फिर जब भी डेटाबेस में डेटा अपडेट हो तो कैश को भी अपडेट या इनवैलिडेट करना पड़ता है। ये मुश्किल लगता है। हाँ, कैश और डेटाबेस के बीच कंसिस्टेंसी बनाए रखना वाकई मुश्किल हो सकता है, खासकर बड़े सिस्टम्स में। दूसरी चुनौती है इविक्शन पॉलिसी। कैश की मेमोरी सीमित होती है, जब वो भर जाए तो कौन सा डेटा हटाया जाए, इसके लिए अलग अलग नीतियां होती हैं, जैसे LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ डेटा है उसे हटा दो। और हाँ, कैश सर्वर खुद भी फेल हो सकता है, इसलिए अक्सर एक से ज्यादा कैश सर्वर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये तो डेटा कैशिंग हुई। और CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये कैसे स्पीड बढ़ाता है? ये कैशिंग से अलग कैसे है? CDN खास तौर पर स्टैटिक कंटेंट के लिए होता है, मतलब ऐसी चीजें जो ज्यादा बदलती नहीं है, जैसे वेबसाइट की तस्वीरें, इमेजेस, CSS स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट फाइलें, वीडियो, फॉन्ट्स वगैरह। CDN असल में दुनिया भर में फैले हुए बहुत सारे सर्वरों का एक नेटवर्क होता है। ये सर्वर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा। मतलब अलग अलग देशों में, शहरों में। हाँ। तो जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट खोलता है तो ये स्टैटिक फाइलें उसके सबसे नजदीकी CDN सर्वर से डिलीवर होती हैं, ना कि आपके मेन वेब सर्वर से। मान लीजिए आपका मेन सर्वर मुंबई में है और यूजर दिल्ली में है, तो उसे इमेज, CSS वगैरह दिल्ली के पास वाले CDN सर्वर से मिलेंगी। इससे लेटेंसी कम होती है और साइट बहुत तेजी से लोड होती है। और ये फाइलें CDN सर्वर के पास आती कहाँ से हैं? CDN सर्वर इन फाइलों की एक कॉपी आपके ओरिजिन सर्वर, जो आपका वेब सर्वर हो सकता है, या S3 जैसा स्टोरेज से लेकर अपने पास कैश कर लेते हैं। इससे आपके ओरिजिन सर्वर पर लोड भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसे बार बार ये भारी फाइलें नहीं भेजनी पड़ती। CDN इस्तेमाल करने में क्या खास ध्यान रखना होता है? लागत वगैरह? हाँ, 3 चीजें हैं। पहली, लागत। CDN प्रोवाइडर आमतौर पर डेटा ट्रांसफर के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो ट्रैफिक बढ़ने पर खर्चा बढ़ सकता है। दूसरा, कैश कंट्रोल। आपको CDN को सही तरीके से बताना होता है कि कौन सी फाइल कितनी देर तक कैश रखनी है, TTL, टाइम टू लिव, वरना यूजर्स को पुरानी फाइलें दिख सकती हैं। तीसरा, इनवैलिडेशन। अगर आपने कोई इमेज या CSS फाइल बदल दी तो आपको CDN को बताना पड़ता है कि पुरानी फाइल हटाकर नई वाली लाएं। इसके लिए CDN प्रोवाइडर तरीके देते हैं, जैसे API कॉल्स, या फिर आप फाइल का नाम बदल सकते हैं। इसे फाइल वर्जनिंग कहते हैं। समझ गया। अब वापस वेब टियर पर आते हैं। आपने कहा था हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी ज्यादा सर्वर जोड़ना बेहतर है, पर एक लेख में जिक्र था कि इसके लिए वेब सर्वर को स्टेटलेस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है स्केलेबल आर्किटेक्चर के लिए। देखिए, 2 तरह के सर्वर होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटफुल सर्वर यूजर की जानकारी या स्टेट, जैसे वो लॉगिन है या नहीं, उसके शॉपिंग कार्ट में क्या है, ये सब अपनी मेमोरी में या लोकल डिस्क पर रखता है। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर यूजर A की पहली रिक्वेस्ट सर्वर 1 पर गई तो उसकी अगली सारी रिक्वेस्ट भी सर्वर 1 पर ही जानी चाहिए। हाँ। वरना सर्वर 2 को पता नहीं होगा कि यूजर A कौन है या उसके कार्ट में क्या था। इसके लिए लोड बैलेंसर को स्टिकी सेशंस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मतलब वो याद रखता है कि किस यूजर को किस सर्वर पर भेजना है। ये सिस्टम को थोड़ा जटिल बनाता है और स्केलिंग में दिक्कत करता है। और स्टेटलेस आर्किटेक्चर में वेब सर्वर कोई
स्टेट याद नहीं रखता। हर रिक्वेस्ट अपने आप में पूरी होती है। यूजर का जो भी सेशन डेटा या स्टेट है वो सर्वर से बाहर किसी साझा जगह या शेयर्ड डेटा स्टोर पर रखा जाता है, जैसे कोई तेज डेटाबेस या रेडिस मेमकैश जैसे इन मेमोरी स्टोर में। ओके। अब यूजर की रिक्वेस्ट किसी भी वेब सर्वर पर जा सकती है। वो सर्वर जरूरत पड़ने पर उस साझा स्टोर से यूजर का स्टेट उठाएगा, अपना काम करेगा और फिर भूल जाएगा। तो स्टेटलेस होने का फायदा ये है कि कोई भी सर्वर किसी भी यूजर की रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, लोड बैलेंसर को चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फायदा है। लोड बैलेंसर किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है जो फ्री हो। इससे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत आसान और असरदार हो जाती है। आप ट्रैफिक के हिसाब से वेब सर्वर अपने आप जोड़ या हटा सकते हैं। इसे ऑटो स्केलिंग कहते हैं, बिना इस चिंता के कि यूजर का सेशन टूट जाएगा। सिस्टम ज्यादा लचीला और मजबूत बनता है। बड़े स्केल पर लगभग सभी सिस्टम स्टेटलेस वेब टियर ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब सोचिए, यूजर्स सिर्फ एक देश में नहीं पूरी दुनिया में फैल गए हैं। तब क्या एक ही जगह, मान लीजिए भारत में, सारे सर्वर रखना काफी होता है? नोट्स में मल्टीपल डेटा सेंटर का जिक्र था। नहीं, तब एक लोकेशन काफी नहीं होती। जब आपके यूजर्स ग्लोबल होते हैं तो आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे अमेरिका, यूरोप, एशिया में अपने डेटा सेंटर या कम से कम सर्वर रखने पड़ते हैं। क्यों? 2 मुख्य कारण हैं। पहला, परफॉर्मेंस। यूजर्स को उनके नजदीकी डेटा सेंटर से सर्विस मिलने पर लेटेंसी कम होती है, मतलब ऐप या वेबसाइट ज्यादा तेज चलती हैं। दूसरा, डिजास्टर रिकवरी और अवेलेबिलिटी। अगर किसी एक जगह, मान लीजिए भूकंप या बाढ़ की वजह से पूरा डेटा सेंटर ऑफलाइन हो जाता है, तो आप ट्रैफिक को दूसरे रीजन के सेंटरों पर रूट कर सकते हैं। आपकी सर्विस पूरी तरह बंद नहीं होती। लेकिन अलग अलग डेटा सेंटर मैनेज करना तो और भी मुश्किल होगा, खासकर डेटा को सिंक रखने में। ये कैसे होता है? हाँ, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है ट्रैफिक मैनेजमेंट। आपको स्मार्ट तरीके से यूजर्स को उनके सबसे नजदीकी या सबसे हेल्दी डेटा सेंटर पर भेजना होता है। इसके लिए जियो डीएनएस या जियो राउटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। और डेटा सिंक? वो सबसे मुश्किल हिस्सा है। आपको डेटा को सभी डेटा सेंटरों में लगभग रियल टाइम में सिंक रखना पड़ता है। मतलब अगर एक यूजर ने अमेरिका वाले डेटा सेंटर में अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली, तो वो यूरोप वाले यूजर को भी तुरंत दिखनी चाहिए। इसके लिए बहुत जटिल डेटा रेप्लिकेशन रणनीतियों की जरूरत पड़ती है। कई बार इवेंचुअल कंसिस्टेंसी से काम चलाना पड़ता है, मतलब डेटा थोड़ी देर में सिंक होगा, एकदम तुरंत नहीं। ये डिजाइन का एक बड़ा ट्रेड ऑफ होता है। कंसिस्टेंसी चाहिए या अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस। काफी जटिल है ये। अच्छा, सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को ढीला जोड़ने, लूजली कपलिंग के लिए एक और चीज का जिक्र था, मैसेज क्यू। ये क्या चीज है और क्यों जरूरी है? मैसेज क्यू सिस्टम के अलग अलग हिस्सों के बीच निर्भरता कम करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये एक तरह से बिचौलिए का काम करता है, जैसे कोई डिजिटल पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस। एक सर्विस जिसे प्रोड्यूसर कहते हैं, वो अपना काम करके एक मैसेज इस क्यू में डाल देती है। मैसेज में वो जानकारी होती है जो अगले काम के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर एक या एक से ज्यादा दूसरी सर्विसेज, जिन्हें कंज्यूमर कहते हैं, वो अपनी सहूलियत और क्षमता के हिसाब से उस मैसेज को क्यू से उठाती हैं और उस पर काम करती हैं। खास बात यह है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एक दूसरे के बारे में पता होने की या एक ही समय पर ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं होती। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, मान लीजिए आपकी ऐप में यूजर फोटो अपलोड करता है और उसे अलग अलग साइज में बदलना है या फिल्टर लगाना है। ये काम थोड़ा समय ले सकता है, तो वेब सर्वर प्रोड्यूसर यूजर से फोटो लेकर फौरन एक फोटो प्रोसेसिंग का मैसेज क्यू में डाल देगा और यूजर को तुरंत जवाब दे देगा कि आपकी फोटो अपलोड हो गई है, प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, यूजर को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, पीछे एक अलग फोटो प्रोसेसिंग सर्विस कंज्यूमर उस मैसेज को क्यू से उठाएगी और आराम से फोटो पर काम करेगी। अगर मान लीजिए प्रोसेसिंग सर्विस थोड़ी देर के लिए डाउन भी है, तो मैसेज क्यू में सुरक्षित पड़ा रहेगा। जब सर्विस वापस आएगी, वो वहीं से काम शुरू कर देगी। इससे सिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट बनता है। मतलब जो काम फौरन होने की जरूरत नहीं है या जो फेल हो सकता है और दोबारा कोशिश करनी पड़ सकती है, उसे क्यू में डाल दो। हाँ, बिल्कुल। खासकर वो काम जो एसिंक्रोनस तरीके से किए जा सकते हैं। इससे आपका मुख्य रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो तेज रहता है, क्योंकि वेब सर्वर भारी काम खुद नहीं कर रहा। और ये स्केलिंग में भी मदद करता है।
अगर फोटो प्रोसेसिंग का लोड बढ़ गया तो आप सिर्फ फोटो प्रोसेसिंग वाली कंज्यूमर सर्विसेज के इंस्टेंस बढ़ा सकते हैं, पूरे वेब टियर को छेड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ लॉगिंग, मेट्रिक्स और ऑटोमेशन का क्या रोल है? ये नोट्स में काफी अहम बताए गए थे। हाँ, ये बेहद जरूरी है, खासकर जब सिस्टम इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इनके बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। लॉगिंग का मतलब है सिस्टम के हर हिस्से से घटनाओं का, एरर्स का, जरूरी जानकारी का रिकॉर्ड रखना। जब कुछ गड़बड़ होती है तो इन्हीं लॉग्स को देखकर पता चलता है कि समस्या कहाँ है, क्यों हुई। डीबगिंग के लिए बिल्कुल। फिर आते हैं मैट्रिक्स। ये सिस्टम की सेहत और परफॉर्मेंस के नंबर्स होते हैं, जैसे सर्वर का सीपीयू कितना इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी कितनी बची है, हर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, डेटाबेस क्वेरी कितना टाइम ले रही है, रोज कितने एक्टिव यूजर्स हैं वगैरह। इन मैट्रिक्स को लगातार मॉनिटर करके हम पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं पनप रही, या सिस्टम की कैपेसिटी कब खत्म होने वाली है, या कहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। इनसे बिजनेस के बारे में भी पता चलता है। और तीसरा है ऑटोमेशन। इतने बड़े स्केल पर चीजों को हाथ से करना नामुमकिन है और गलतियों की गुंजाइश भी बहुत होती है। ऑटोमेशन का मतलब है दोहराए जाने वाले कामों को स्क्रिप्ट या टूल से करवाना, जैसे नए सर्वर सेटअप करना, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, टेस्टिंग रन करना, फेलियर होने पर ऑटोमेटिक एक्शन लेना। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट CD पाइपलाइंस इसी ऑटोमेशन का हिस्सा हैं। इनसे डेवलपमेंट तेजी से होता है और गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं। तो हाँ, लॉगिंग, मैट्रिक्स और ऑटोमेशन, ये तीनों मिलकर सिस्टम को संभालने और भरोसेमंद बनाए रखने की रीढ़ है। बिल्कुल सही। अब आखिर में डेटाबेस स्केलिंग पर वापस आते हैं। हमने रेप्लिकेशन की बात की थी, जो पढ़ने का लोड संभालता है, मास्टर स्लेव। लेकिन जब डेटा इतना बढ़ जाए कि एक मास्टर सर्वर भी लिखने का लोड नहीं संभाल पाए, या डेटा ही इतना ज्यादा हो जाए कि एक सर्वर पर फिट ना हो पाए, तब क्या? वर्टिकल स्केलिंग की तो सीमा है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी शार्डिंग ही बचती है। ये कैसे काम करती है? हाँ, जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, टेराबाइट से पेटाबाइट्स में, या लिखने राइट का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब अक्सर शार्डिंग ही एकमात्र रास्ता बचता है। रेप्लिकेशन राइट लोड को नहीं बांटता, वो सिर्फ रीड लोड बांटता है और रिडंडेंसी देता है। शार्डिंग का मतलब है एक बड़े डेटाबेस को लॉजिकली कई छोटे छोटे ज्यादा मैनेजेबल हिस्सों में बांट देना। इन हिस्सों को शार्ड्स कहते हैं। हर शार्ड अपने आप में एक छोटा स्वतंत्र डेटाबेस होता है। उसका स्कीमा, टेबल स्ट्रक्चर वगैरह तो बाकी शार्ड्स जैसा ही होता है, पर वो डेटा का एक अलग सबसेट रखता है। मतलब डेटा को बांट दिया अलग अलग सर्वर पर। हाँ, मोटे तौर पर कल्पना कीजिए आपके पास करोड़ों यूजर्स का एक बहुत बड़ा टेबल है। आप उसे यूजर आईडी के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे आप तय कर सकते हैं कि यूजर आईडी 1 से 10 लाख तक का डेटा शार्ड 1 पर रहेगा, 10 लाख 1 से 20 लाख तक शार्ड 2 पर, और इसी तरह आगे। या फिर आप यूजर आईडी का हैश निकालकर उस हैश के आधार पर तय कर सकते हैं कि ये यूजर किस शार्ड पर जाएगा, जैसे यूजर आईडी मॉड्यूलो 4 अगर 4 शार्ड्स हैं। एप्लीकेशन को पता होता है या एक रूटिंग लेयर को पता होता है कि किसी खास यूजर का डेटा ढूंढने के लिए किस शार्ड से बात करनी है। लेकिन शार्डिंग की अपनी चुनौतियां होंगी। सुनने में ये जटिल लग रहा है। नोट्स में रीशार्डिंग और हॉटस्पॉट जैसी दिक्कतें बताई गई थी। शार्डिंग की की चुनना, आपको ऐसी की चुननी होती है जो डेटा को सभी शार्ड्स में बराबर बराबर बांटे। अगर आपने गलत की चुन ली तो हो सकता है सारा नया डेटा या ज्यादातर ट्रैफिक एक ही शार्ड पर जाने लगे। इसे हॉटस्पॉट कहते हैं। फिर उस अकेले शार्ड पर लोड बढ़ जाएगा और शार्डिंग का फायदा खत्म हो जाएगा। ये तो गड़बड़ है। दूसरी बड़ी चुनौती है रीशार्डिंग। मान लीजिए आपके शार्ड्स भरने लगे, या आपने शुरू में कम शार्ड्स बनाए थे और अब ज्यादा चाहिए, या डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ गया है, तो आपको डेटा को फिर से नए सिरे से बांटना पड़ता है। ये एक बहुत ही मुश्किल, जोखिम भरा और लंबा चलने वाला ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें डाउन टाइम भी आ सकता है। और जॉइन ऑपरेशंस का क्या? अगर डेटा अलग अलग शार्ड्स पर है? हाँ, ये तीसरी बड़ी दिक्कत है। अगर आपको ऐसा डेटा चाहिए जिसे निकालने के लिए अलग अलग शार्ड्स पर मौजूद टेबल्स को ज्वाइन करना पड़े, तो ये बहुत मुश्किल और धीमा हो जाता है। शार्डिंग के बाद क्रॉस शार्ड ज्वाइन करना बहुत महंगा पड़ता है। इससे बचने के लिए अक्सर डेटा को डीनॉर्मलाइज करना पड़ता है, यानी कुछ जानकारी को डुप्लीकेट करके रखना पड़ता है ताकि ज्वाइन की जरूरत ही ना पड़े। पर डीनॉर्मलाइजेशन की अपनी अलग परेशानियां हैं।
जैसे डेटा अपडेट करते समय कंसिस्टेंसी बनाए रखना। बाप रे, तो शार्डिंग आखिरी हथियार जैसा है जब और कोई चारा ना बचे। हाँ, कह सकते हैं। इसे तभी अपनाना चाहिए जब वर्टिकल स्केलिंग और बाकी ऑप्टिमाइजेशन से काम ना चल रहा हो। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़ दें, लोड बैलेंसिंग, रेप्लिकेशन, कैशिंग, CDN, स्टेटलेस वेब टियर, मल्टीपल डेटा सेंटर, मैसेज क्यू, शार्डिंग और इन सब के ऊपर मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन, तो लाखों यूजर्स वाले एक बड़े स्केलेबल सिस्टम की एक मोटी-मोटी तस्वीर कैसी बनती है? हाँ, एक टिपिकल तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। यूजर की रिक्वेस्ट सबसे पहले DNS के पास जाती है, जो उसे सबसे नजदीकी डेटा सेंटर के लोड बैलेंसर का पता बताता है। लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को कई सारे स्टेटलेस वेब सर्वरों के पूल में से किसी एक को भेजता है। ठीक है। वेब सर्वर अपना काम करने के लिए डेटा चाहिए तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कैश जैसे रेडिस या मेमकैश में देखता है। अगर कैश में नहीं मिला तो पढ़ने के लिए वो रेप्लिकेटेड स्लेव डेटाबेस से बात करता है या लिखने के लिए मास्टर डेटाबेस से। ये डेटाबेस खुद शार्ड किए हुए हो सकते हैं अगर डेटा बहुत ज्यादा है। वेबसाइट का स्टैटिक कंटेंट, इमेज, CSS, JS सीधा CDN से यूजर के ब्राउजर में जाता है। कुछ काम जो तुरंत करने जरूरी नहीं है, जैसे ईमेल भेजना, रिपोर्ट बनाना, इमेज प्रोसेसिंग, वो मैसेज क्यू के जरिए बैकग्राउंड वर्कर सर्विसेज को सौंप दिए जाते हैं। और इन सब चीज़ों पर लगातार नज़र रखने के लिए लॉगिंग, मैट्रिक्स कलेक्शन और अलर्टिंग सिस्टम लगे होते हैं। कहीं कहीं खास ज़रूरतों के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा रीड राइट या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए NoSQL डेटाबेस का भी इस्तेमाल हो सकता है, शायद SQL डेटाबेस के साथ साथ। वाह, वाकई एक सफर है ये। एक अकेले सर्वर से यहाँ तक पहुँचना, काफी कुछ है इसमें। अगर इस पूरी चर्चा के मुख्य सिद्धांतों को, मतलब कि टेकअवेज को समेटना हो तो वो क्या होंगे जो वाकई ध्यान में रखने लायक हैं जब कोई सिस्टम डिजाइन कर रहा हो? सही है। मेरे हिसाब से कुछ बड़े सबक या सिद्धांत ये निकलते हैं। पहला, हर चीज को फेल होने के लिए डिजाइन करो। मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहीं मत रखो। हर लेवल पर रिडंडेंसी होनी चाहिए। सही। दूसरा, अपने वेब टियर को स्टेटलेस रखो। इससे स्केलिंग और मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, जितना हो सके हर लेवल पर कैश करो। डेटा कैश करो, कंप्यूटेशन के नतीजे कैश करो, स्टैटिक फाइलें CDN पर कैश करो। कैशिंग किंग है परफॉर्मेंस के लिए। चौथा, अपने सिस्टम को छोटी स्वतंत्र सर्विसेज में तोड़ने की कोशिश करो जहां मुमकिन हो, चाहे वो मैसेज क्यू से हो या माइक्रो सर्विसेज से। इससे डेवलपमेंट और स्केलिंग आसान होती है। पांचवां, डेटा को बांटना यानी शार्डिंग, उसे आखिरी उपाय की तरह देखो। ये शक्तिशाली है पर जटिलता लाता है। पहले बाकी सब आजमा लो। और छठा और शायद सबसे जरूरी, लगातार नापो, मॉनिटर करो और ऑटोमेट करो। जो आप नाप नहीं सकते उसे सुधार नहीं सकते, और बिना ऑटोमेशन के बड़े स्केल पर चीजें संभालना नामुमकिन है। ये समझना कि सिस्टम कैसे स्केल होते हैं वाकई दिलचस्प है। और ये सिद्धांत सिर्फ बहुत बड़ी टेक कंपनीज के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो ग्रो कर रहा है उसके लिए नींव का काम करते हैं। बिल्कुल। और ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। जब आप लाखों से करोड़ों या अरबों उपयोगकर्ताओं तक जाते हैं तो और भी नई तकनीकें, और भी गहरे ऑप्टिमाइजेशंस और नए आर्किटेक्चर पैटर्न्स सामने आते हैं। लेकिन ये जो बुनियादी सिद्धांत हमने डिस्कस किए, ये हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये जो स्केलिंग के सिद्धांत हमने डिस्कस किए, रिडंडेंसी, कैशिंग, स्टेटलेसनेस, शार्डिंग वगैरह, ये रियल टाइम सिस्टम पर कैसे लागू होते होंगे? जैसे ऑनलाइन गेमिंग, जहां मिलीसेकंड की देरी भी बहुत मायने रखती है, या फिर बड़े डेटा एनालिटिक्स सिस्टम पर जो बैच में घंटों तक डेटा प्रोसेस करते हैं। क्या वहां प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? किन चीजों पर ज्यादा जोर देना पड़ता होगा? इस पर सोचना काफी कुछ सिखा सकता है।